आज हम जिस किताब और जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब भी शेयर बाजार, अमीरी और समझदारी से निवेश करने की बात आती है, तो सबसे पहला नाम जो हमारी जुबान पर आता है वो है ओमाहा के ओरेकल यानी वॉरेन बफेट। हम सबने उनकी सफलता की कहानियां सुनी हैं। कैसे उन्होंने बर्कशायर हथावे को एक टेक्सटाइल मिल से दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से एक बनाया। लेकिन दोस्तों, आज हम थोड़ा अलग नजरिया अपनाएंगे। आज हम उनकी सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि उनके उन पहलुओं को भी देखेंगे जो अक्सर छुपा दिए जाते हैं। आज हम वाहन जंजीगियन की किताब इवन बफेट इज़न्ट परफेक्ट यानी यहाँ तक कि बफेट भी परफेक्ट नहीं है पर गहरी चर्चा करेंगे। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे एक महान निवेशक भी इंसान होता है, वो भी गलतियां करता है, और सबसे जरूरी बात कि क्यों बफेट का हर एक तरीका शायद आपके और मेरे लिए सही ना हो। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और खोलते हैं निवेश की दुनिया के कुछ अनसुलझे राज। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण की। अगर आपने कभी भी फाइनेंस की पढ़ाई की है या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की है, तो आपने ये मुहावरा जरूर सुना होगा कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हमें यही सिखाती है कि हमें अलग अलग तरह के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में पैसा लगाना चाहिए ताकि रिस्क कम हो सके। लेकिन वॉरेन बफेट का नजरिया इसे बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अन लॉग ऑन के लिए है जिन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर आपको किसी बिजनेस की समझ है, तो आपको अपने सारे पैसे उसी बेहतरीन बिजनेस में लगाने चाहिए। लेकिन इस किताब के लेखक वाहन जंजीगियन हमें सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि बफेट का ये तरीका उनके लिए तो काम करता है क्योंकि वो एक जीनियस है। उनके पास बिजनेसेस को एनालाइज करने की अद्भुत क्षमता है और वो कंपनीज के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक आम निवेशक के लिए, जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है और लिमिटेड जानकारी है, बफेट की तरह कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना यानी सिर्फ 3 to 4 स्टॉक्स में पैसा लगाना बेहद खतरनाक हो सकता है। किताब हमें बताती है कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन असल में रिस्क को कम करता है बिना रिटर्न्स को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किए। बफेट खुद आजकल बर्कशायर हथावे में डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं, जो कि उनके पुराने सिद्धांतों से थोड़ा अलग दिखता है। तो सबक ये है दोस्तों कि अंधाधुंध बफेट की नकल करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक पर, जो है वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आमतौर पर माना जाता है कि वॉरेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर है। मतलब वो ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो अपने असली मॉल यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर मिल रही हो। ये बेंजामिन ग्राहम की सिखाई हुई बातें हैं। लेकिन जंजीगियन हमें बताते हैं कि बफेट सिर्फ सस्ते शेयर्स नहीं खरीदते। वो ऐसी कंपनीज खरीदते हैं जो अंडर वैल्यूड हो, चाहे उनका पीई रेशियो थोड़ा ज्यादा ही क्यों ना हो, अगर उनमें ग्रोथ की संभावना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब बफेट ने गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स में शुरुआत में निवेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो टेक्नोलॉजी को समझते नहीं है और उनके फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया, बफेट अपनी समझ के देरे, जिसे वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, उसके बाहर नहीं गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बफेट ने वॉशिंगटन पोस्ट जैसे स्टॉक्स में निवेश किया जो उस वक्त एक वैल्यू स्टॉक था, और उसने उन्हें हजारों गुना रिटर्न दिया।
लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गलती जो आम निवेशक करते हैं वो है वैल्यू ट्रैप में फंसना। कभी कभी कोई शेयर सस्ता इसलिए नहीं होता कि मार्केट यूज इग्नोर कर रहा है, बल्कि इसलिए सस्ता होता है क्योंकि कंपनी में सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम है। किताब में पियर 1 इंपोर्ट्स का जिक्र है, जो बफेट की एक गलती मानी जाती है। उन्होंने आईएससी सस्ता समझकर खरीदा, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल फेल हो रहा था और स्टॉक गिरता ही गया। ये हमें सिखाता है कि हर सस्ती चीज सोना नहीं होती। बफेट भी कभी कभी वैल्यू के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो बफेट एपनेट है, बिजनेस से शादी करना। बफेट जब किसी कंपनी को खरीदते हैं तो वो उसे बेचने के लिए नहीं खरीदते, वो उसे हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। वो आईएससी एक शादी की तरह देखते हैं, जहां आप अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ निभाते हैं। लेकिन किताब के लेखक सवाल उठाते हैं कि क्या ये नजरिया एक आम निवेशक के लिए सही है। बफेट के पास इतना पैसा है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब भी हो जाए तो वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और मैं, जिन्हें अपने बच्चों की फीस देनी है या रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, अगर हम किसी डूबते हुए जहाज स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट बना लेंगे तो हमारा दिवालिया निकल सकता है। किताब में बताया गया है कि कैसे बफेट ने कई बार लॉस मेकिंग कंपनीज को भी होल्ड किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके मैनेजमेंट को पसंद करते। इसलिए लेखक सोचते हैं कि हमें स्टॉक्स को डेट करना चाहिए, शादी नहीं। मतलब जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, तब तक रहो। लेकिन अगर जहाज डूबने लगे तो इमोशन को साइड में रखकर निकल जाना ही समझदारी है। दोस्तों, अब हम बफेट की कुछ स्पेसिफिक गलतियों पर रोशनी डालेंगे जो इस किताब में हाईलाइट की गई है। हाँ, आपने सही सुना, गलतियां। सबसे बड़ी गलती जो डिस्कस की गई है वो है जनरल री का अधिग्रहण, एक्विजिशन। जनरल री एक रीइंश्योरेंस कंपनी थी जिसे बफेट ने 1998 में खरीदा। उस वक्त ये डील बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि जनरल री के अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स खराब थे, वहां डेरिवेटिव्स का रिस्की बिजनेस चल रहा था। और 9/11 के हमले के बाद तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बफेट ने खुद बाद में मना कि उन्होंने इस डील में ड्यू डिलिजेंस यानी जांच पड़ताल में कमी की थी और उन्हें कंपनी की समस्याओं का अंदाजा नहीं था। ये हमें बताता है कि बड़े से बड़ा निवेशक भी धोखा खा सकता है अगर वो बारीकी से जांच ना करे। एक और उदाहरण है नेटजेट्स का। ये कंपनी प्राइवेट जेट्स की फ्रैक्शनल ओनरशिप बेचती है। बफेट को लगा ये बिजनेस मॉडल शानदार है, लेकिन कई सालों तक नेटजेट्स ने बर्कशायर हथावे के प्रॉफिट्स पर बोझ डाला क्योंकि ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव था और इसमें मार्जिन बहुत कम थे। हालांकि बाद में बफेट ने आईएससी सुधार लिया, लेकिन ये दर्शाता है कि बफेट का हर टच मिडास टच नहीं होता। फिर हमने पियर 1 इंपोर्ट्स की बात की, जहां उन्होंने वैल्यू समझकर पैसा लगाया, लेकिन वो कंपनी कंपटीशन में पिछड़ गई और बफेट को लॉस में निकलना पड़ा। इन गलतियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि निवेश में पेशेंस यानी धैर्य जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड फेथ यानी अंधा विश्वास नहीं। जब बफेट गलती करते हैं तो वो उसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो अपनी गलतियों को छुपाते नहीं है, जो कि एक महान निवेशक की निशानी है। अब आइए थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस और टैक्सेस। बफेट हमेशा से कॉरपोरेट ग्रीड के खिलाफ बोलते रहे हैं। वो सीईओ की भरी भरकम सैलरीज और स्टॉक ऑप्शंस के खिलाफ है।
उनका मानना है कि स्टॉक ऑप्शंस कंपनी के लिए एक खर्चा है और आईएसी बैलेंस शीट में शो करना चाहिए, जिसका वॉल स्ट्रीट ने काफी विरोध किया था। किताब में लेखक कहते हैं कि बफेट का ये स्टैंड सही है, लेकिन खुद बर्कशायर हथावे का बोर्ड स्ट्रक्चर हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। लंबे समय तक बर्कशायर के बोर्ड में वही लोग जो बफेट के दोस्तों या परिवार वेल्ड आईएसी इंडिपेंडेंट बोर्ड नहीं कहा जा सकता। हालांकि अब चीजें बदल रही है और नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन एक लंबे आर्स तक बफेट ने वही किया जो वो दूसरों को करने से मना करते थे। टैक्सेस के मामले में भी बफेट के विचार काफी अलग है। वो मानते हैं कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, खासकर एस्टेट टैक्स यानी विरासत कर। वो कहते हैं कि सिर्फ किस्मत की वजह से किसी को अमीर पैदा होने का फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आलोचक कहते हैं कि बफेट ने खुद अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा बिल मलिंदा गेट्स फाउंडेशन को दे दिया, जिसे उनकी दौलत पर एस्टेट टैक्स नहीं लगेगा। ये एक तरह का विरोधाभास है। लेकिन बफेट का टार्क ये है कि वो चाहते हैं उनका पैसा समाज के भले के लिए उसे हो, ना कि सिर्फ उनके बच्चों की अयाशी के लिए। ये एक ऐसी सोची है जो हमें सोचना पर मजबूर करती है कि दौलत का असली मकसद क्या है। एक और मुद्दा जो किताब उठती है वो है अर्निंग्स गाइडेंस का। बफेट इसके सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं कि कंपनीज को हर तिमाही क्वार्टर में ये नहीं बताना चाहिए कि वो कितना कमाएंगी। इसे मैनेजमेंट पर शॉर्ट टर्म फोकस करने का दबाव बनता है और वो नंबर्स को मीट करने के लिए गलत काम कर सकते हैं। लेकिन लेखक वाहन जंजीगियन का मानना है कि गाइडेंस बैंड करने से मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है और वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव आ सकती है। इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। बफेट चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म सोचे, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन हाई पावर है, वहां इन्वेस्टर्स अंधेरे में रहना पसंद नहीं करते। ये एक क्लासिक डिबेट है, लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस शॉर्ट टर्म ट्रांसपेरेंसी। बफेट का कहना है कि अगर आप बिजनेस को समझते हैं तो आपको क्वार्टरली गाइडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सक्सेशन प्लान की। बफेट अब 90s में है। सवाल ये है कि उनके बाद बर्कशायर का क्या होगा? क्या कोई और बफेट जैसा हो सकता है? किताब में इस बार चर्चा की गई है कि बफेट ने अपनी जगह लेने के लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक टीम को तैयार किया है। उन्होंने निवेश के लिए अलग लोगों को चुना है और बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अलग। ये एक स्मार्ट मूव है क्योंकि बफेट जैसा ऑलराउंडर मिलना नामुमकिन है। लेकिन इन्वेस्टर्स के मन में डर जरूर है। क्या नया मैनेजमेंट वही ट्रस्ट और रिटर्न्स दे पाएगा? लेखक कहते हैं कि बर्कशायर का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बफेट के बिना भी चलेगा, लेकिन शायद वो मैजिक थोड़ा कम हो जाए। इसलिए अगर आप बर्कशायर के शेयर होल्डर हैं तो आपको बफेट के बाद की दुनिया के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? क्या बफेट परफेक्ट है? जवाब है नहीं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। उन्होंने गलतियां की है, उनके कुछ विचार कंट्रोवर्शियल है और उनका निवेश का तरीका हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन उनकी गलतियों में भी सीख है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका डिसिप्लिन, उनका अपने उसूलों पर अडिग रहना और अपनी गलतियों से सीखकर वापसी करना। इवन बफेट इजंट परफेक्ट हमें ये सिखाती है कि हमें किसी गुरु की अंधी भक्ति करने के बजाय उनके सिद्धांतों को समझना चाहिए और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें लागू करना चाहिए। अगर बफेट टेक स्टॉक्स नहीं खरीदते क्योंकि वो उन्हें समझते नहीं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना खरीदें। अगर आप टेक को समझते हैं तो जरूर निवेश करें। अगर बफेट डाइवर्सिफाई नहीं करते क्योंकि वो रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो आपको देखना होगा कि क्या आप भी वैसा कर सकते हैं या आपको सुरक्षा के लिए डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। निवेश एक व्यक्तिगत यात्रा है। बफेट एक लाइटहाउस की तरह है जो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जहाज आपको खुद चलना है। उन्होंने हमें वैल्यू का महत्व सिखाया, लॉन्ग टर्म सोचने की ताकत दिखाई और बताया कि प्राइस वही है जो आप देते हैं, लेकिन वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। लेकिन साथ ही ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमें सवाल पूछने चाहिए, हर चीज को परखना चाहिए और अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। आखिर में मैं यही कहूंगा कि वॉरेन बफेट से सीखना जरूरी है, लेकिन उनकी परछाई बनने की कोशिश करना जरूरी नहीं। अपनी रिस्क लेने की क्षमता, अपने गोल्स और अपनी समझ के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। यानी सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, बशर्ते आपका मैन एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड हो। उम्मीद है कि वाहन जंजीगियन की इस किताब का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इसे आपको अपने निवेश के सफर में नई दिशा मिलेगी। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि फाइनेंशियल विजडम बांटने से बढ़ती है। अगली बार तक के लिए सतर्क रहे, समझदारी से निवेश करें और हमेशा सीखते रहे। धन्यवाद।